आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखेंगे। साथ में इनकी रचनाएं, काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इनका भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान देखेंगे। तो देखिए, हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय से लेकर साहित्य में स्थान तक सब कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और देखिए, बहुत ही रिसर्च के बाद यहाँ पर मैं आप सभी को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बता रही हूँ, जो आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखते हैं, इनकी रचनाएं पढ़ते हैं, काव्यगत विशेषताएं देखते हैं और साहित्य में स्थान। देखिए, जो 90% जिलों में पूछे जाते हैं वो आपसे दो रचनाएं पूछी जाती है, काव्यगत विशेषताएं पूछी जाती है और साहित्य में स्थान पूछा जाता है। 10% आपके जिलों में आपसे जीवन परिचय पूछा जाता है। तो 10% पूछा जाता है तो आपको जीवन परिचय केवल नाम मात्र याद करना है। केवल आप सभी को जीवन परिचय को एक बार समझ लेना है, ठीक है, ताकि आपको उनके जीवन परिचय से रिलेटिव कुछ बातें याद रह सके और आप यदि पूछा जाए तो आप लिख सके बस केवल। क्योंकि एमपी बोर्ड में जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, केवल आपसे दो रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, इसके बाद में साहित्य में स्थान पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो देखिए, जीवन परिचय में हम क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, पहले हम इसको समझेंगे। तो देखिए, जीवन परिचय में उनके जीवन से जो जुड़ी बातें हैं वही बातें हमें जीवन परिचय में पढ़ना है और लिखना है। जैसे कि हम किसी नौकरी के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देते हैं, हमारा इंटरव्यू देते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में हम क्या देते हैं, हमारा नाम बताते हैं, हम कहाँ तक पढ़े ये बताते हैं, हमारे गांव का नाम बताते हैं, हमारी तहसील का नाम बताते हैं, हमारे ज़िले का नाम बताते हैं। तो ये हमारे से जो जुड़ी बातें हैं वही हम इंटरव्यू में बताते हैं। तो वही क्या होता है, आपका परिचय देना होता है, ठीक है। तो यही आपको जीवन परिचय में लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का, उनके जीवन से जो जुड़ी बातें हैं वही बातें हमें जीवन परिचय में लिखना है। तो चलिए, अब हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के सुंघनी साहू परिवार में सन 1889 में हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी के सुंघनी साहू परिवार में हुआ था इनका जन्म। और कौन से सन में, 1889 ईस्वी में हुआ था। बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया। बचपन में ही इनके जो माता पिता थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बचपन में इनके माता पिता गुजर गए थे। और आपने 8वीं कक्षा तक ही स्कूल में पढ़ाई की। इन्होंने जो अपनी पढ़ाई की वो कहाँ तक की, स्कूल में केवल 8वीं कक्षा तक, 8वीं कक्षा तक किया, ये स्कूल में पढ़े। इसके बाद घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो इन्होंने जो हिंदी भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इनकी शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली, घर से ही ली। और ये केवल स्कूल में कहाँ तक पढ़े, 8वीं तक पढ़े थे। इसके बाद इन्होंने आगे की जो पढ़ाई की वो पढ़ाई इन्होंने घर से ही की। जीवन में आपने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। तो इन्होंने आगे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। फिर सन 1937 में, ठीक है, 1937 में इनका निधन हो गया। निधन का मतलब होगा कि इनकी मृत्यु हो गई। कौन से सन में, 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो क्या लिखना है हमें जीवन परिचय में कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ, कौन से सन में हुआ, इनके माता यानी कि फिर इनके आगे बचपन में ही इनके जो माता पिता थे उनका देहांत हो गया और इन्होंने 8वीं तक ही केवल स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद में इन्होंने घर पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, उर्दू आदि की शिक्षा घर पर ही इन्होंने की। जीवन में इन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। फिर इसके बाद में सन 1937 में इनका निधन हो गया, ठीक है। तो कुछ बातें इनके जीवन से जुड़ी जो हमने जीवन परिचय में देखी।
तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आपको केवल नाम मात्र जीवन परिचय कंप्लीट करना है MP बोर्ड वाले बच्चों को। अब आपको जो फोकस करना है वो उनकी रचनाओं पर, काव्यगत विशेषताओं पर और साहित्य में स्थान। तो चलिए देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है। तो देखिए नंबर 1 है कामियानी। कामियानी है आपका एक महाकाव्य। दूसरी है आंसू, तीसरी लहर, चौथी झरना, पांचवी करुणालय, छठी है चित्रधार और सातवीं है कानून कुसुम आदि। ठीक है, इसके अंतर्गत इन्होंने और भी रचनाएं की है, लेकिन हम यहाँ पर सब कुछ नहीं लिख सकते पूरी A to Z, तो यहाँ पर केवल 6-7 लिखकर हमने आदि कर लिया। लेकिन आपको इतनी सारी रचनाएं नहीं करनी है। कितनी रचनाएं करनी है? केवल 3 रचनाएं। कितनी रचनाएं? 3 रचनाएं करनी है। तो आपको जो पसंद आए इसमें से आप 3 रचनाएं कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से केवल आप ये याद रखिएगा कि आंसू, लहर, झरना, ये सिंपल भी है और आपको याद भी रहेगी। ठीक है, तो आप इसमें से 3 रचनाएं कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई सी भी कामयानी कर लीजिए, या आंसू, लहर, झरना, करुणालय, चित्रधार, कानून कुसुम, ठीक है, कोई सी भी कर लीजिएगा। तो आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम देखते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं के अंतर्गत हम भाव पक्ष पढ़ेंगे और इनका कला पक्ष पढ़ेंगे। चलिए, भाव पक्ष की आपको हेडिंग डालना है और फिर लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी को काव्य में समरसता का संदेश देखने को मिलता है। इन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है। इनके काव्य में प्रेम, करुणा का भाव देखने को मिलता है। इनके साहित्य में कहीं कोमलता और माधुर्य है। ठीक है, इनके साहित्य में कहीं पर कोमलता है तो कहीं पर माधुर्य है, तो कहीं शक्ति और ओज है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है इनका भाव पक्ष कि जयशंकर प्रसाद जी को काव्य में समरसता का संदेश देखने को मिलता है। इनको छायावाद का जनक माना जाता है। इनके काव्य में हमें प्रेम, करुणा का भाव देखने को मिलता है और इनके साहित्य में कहीं पर कोमलता है, कहीं पर माधुर्य है, तो कहीं पर शक्ति है, तो कहीं पर ओज है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट करें। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले और अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम इनके कला पक्ष की ओर और कला पक्ष को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो कला पक्ष में हमें क्या लिखना है कि इन्होंने कौन कौन सी भाषाएं अपने काव्य में प्रयोग की है, कौन कौन से मुहावरे, कौन कौन से लोकोक्ति, कौन कौन से छंद का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। तो यही हमें कला पक्ष में लिखना है। तो चलिए देखते हैं इनका कला पक्ष। तो देखिए, प्रसाद जी भाषा में सहज प्रवाह एवं काव्य सौंदर्य है। इनकी जो भाषा है उसमें सहज प्रवाह एवं हमें काव्य सौंदर्य देखने को मिलता है। इन्होंने प्रबंध तथा मुक्तक दोनों शैली अपनाई है। इन्होंने कौन कौन सी शैली अपनाई है? एक तो प्रबंध और मुक्तक दोनों ही शैली अपनाई है अपने काव्य में। और जयशंकर प्रसाद ने प्राचीन छंदों के साथ साथ नवीन छंदों में काव्य रचना की है। देखिए, जो पुराने छंद हैं उनके साथ साथ इन्होंने जो अपने काव्य में रचना की है वो नए छंदों के साथ साथ भी की है। इनके अतिरिक्त आपने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, विरोधाभास आदि अलंकार का प्रयोग अपने काव्य में किया है। तो इन्होंने अपने काव्य में कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है? रूपक अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, विरोधाभास अलंकार, ठीक है, आदि अलंकारों का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। देखिए, आप सभी इतना बड़ा कला पक्ष नहीं लिखना चाहते क्योंकि 1 नंबर में आता है, इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसमें से कई लाइन कट कर सकते हैं। केवल इतना लिख सकते हैं कि प्रसाद जी भाषा में सहज प्रवाह एवं काव्य सौंदर्य है। इन्होंने प्रबंध तथा मुक्तक दोनों शैली अपनाई हैं। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ से लिखिएगा कि इनके अतिरिक्त
ये लिखिएगा यहाँ पर कि इन्होंने अपने काव्य में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, विरोधाभास आदि अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक है, और आप इसमें 3 लाइन लिखेंगे तो भी आपको कला पक्ष में नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप सभी कला पक्ष का स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से कंप्लीट कर ले। अब हम बढ़ते हैं इनके साहित्य में स्थान की ओर। तो देखिए साहित्य में स्थान है इनका कि जयशंकर प्रसाद महाकाव्यकार, नाटककार, कवि, कथाकार आदि सभी रूपों में महान साहित्यकार सिद्ध होते हैं। इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। तो क्या है इनका साहित्य में स्थान कि जो जयशंकर प्रसाद जी है वे महाकाव्यकार, नाटककार और कवि कथाकार आदि सभी रूपों में महान साहित्यकार सिद्ध हुए। ठीक है, और इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। तो साहित्य में स्थान तो काफ़ी सिंपल है और बहुत ही अट्रैक्टिव है। ठीक है, आप इतना लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं